अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? दिल्ली का शराब घोटाला क्या है जिस पर दावा किया गया था कि 8,900 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है, लेकिन जब जांच बैठाई जाती है तो पता लगता है कि 2800 करोड़ का तो घाटा ही हो चुका है। एक कारोबारी सामने आता है, कहता है कि भैया हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं केजरीवाल की पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलग सबसे बड़ा सवाल, जो भी लिकर लाइसेंस दिया गया, जो भी ठेके थे, ठेकों से कहा गया कि आपकी लाइसेंस फीस 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी जाएगी 5 करोड़ रुपए। अब ठेके वाले कैसे इस 5 करोड़ के रकम को पूरा करते हैं, उसकी बानगी बारात जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पार्टी दम भरती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे, उसी की पार्टी की सीएम आज अरेस्ट हो चुके हैं, डिप्टी सीएम जेल के अंदर हैं। लेकिन फिर बात करेंगे शराब घोटाला क्या है। आज आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे दिल्ली का शराब घोटाला आखिर क्या है। अब केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो सरकार में अब भी बने रहेंगे, क्या वो सरकार चला सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जेल में रहते हुए भी संवैधानिक तौर पर केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। आज से पहले जो भी मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं उन्होंने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया है। अगर आप हेमंत सोरेन की बात भी करें तो उन्होंने भी नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में जो केजरीवाल हैं वो सरकार चला सकते हैं बाकायदा जेल में रहते हुए। अब बात करते हैं कि गिरफ्तारी क्यों हुई, इतनी बार लगातार ईडी ने समन भेजा तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए। तो दरअसल ईडी जब किसी शख्स को समन भेजती है तो 3 बार के बाद वो शख्स सामने वाला ईडी के समन को ठुकरा नहीं सकता। पहली बार अगर ईडी ने आपको समन भेजा आप ठुकरा दीजिए, दूसरी बार भेजा आपने तब भी ठुकरा दिया, तीसरी बार भेजा तब भी ठुकरा दिया। लेकिन केजरीवाल को लगातार 10 बार समन भेजा गया और ऐसे में ईडी के पास यह अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर जाकर एक गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकती है उस शख्स के खिलाफ जो लगातार समन भेजने पर पेश नहीं हो रहा। और इसीलिए केजरीवाल के घर सीधे ईडी आ धमकती है, पूछताछ की जाती है, लगातार 2 घंटे तक पूछताछ होती है और उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बात करते हैं उस वजह की, उस कारण की जिसकी वजह से केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के हाथ केजरीवाल की गिरबान तक पहुंच गए हैं। तो इसे समझने के लिए 8 जुलाई साल 2022 की तारीख को याद करना होगा जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार उन्होंने शराब नीति घोटाले का एक तरीके से भंडाफोड़ किया था और उन्होंने आरोप लगाए थे मनीष सिसोदिया को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर कि ये लोग दिल्ली में सरकार चलाते हुए शराब घोटाले को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी उस वक्त के जो एलजी थे वीके सक्सेना उनको, और बताया था कि देखिए आपकी नाक के नीचे किस तरीके से दिल्ली में एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से लोगों से पैसे हड़पे जा रहे हैं, पार्टी फंड में लगाए जा रहे हैं और उसके बाद बड़ी ही आसानी से उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और आपको पता तक नहीं। जब एलजी वीके सक्सेना को ये रिपोर्ट मिलती है, वो सारी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था शराब के नाम पर। और इसके बाद वो उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं, सीबीआई को सौंपी जाती है, ईडी तक रिपोर्ट पहुंचती है और उसके बाद जो एलजी हैं वो ये भी बोलते हैं कि दिल्ली में अब तक जो शराब नीति चल रही थी वही लागू होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उस वक्त जो डिप्टी सीएम थे, अगर उनकी बात करें मनीष सिसोदिया ने, जो नई नीति बनाई थी वो लागू नहीं होगी। एलजी ने साफ साफ कहा था कि जो भी नई नीति बनी शराब को लेकर उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। किस तरीके से दिल्ली में नीति लागू हो गई, अब वो पूरी तरीके से रद्द की जाएगी और अब से पुरानी नीति ही लागू होगी। अब अगर मैं नीति की बात करूँ तो दरअसल उस वक्त दिल्ली में 60 और 40% का रेशियो रहा करता था। पहले जो शराब का जो जितनी भी दुकानें होती थी, जो भी लिकर लाइसेंस होते थे, वो गवर्नमेंट के अंदर आते थे दिल्ली में। 60% उसमें गवर्नमेंट का हाथ होता था, 40% अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन होगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी जो पार्टी थी उन्होंने इसको लेके एक नई नीति बनाई और उसके बाद जो सिसोदिया हैं, मनीष सिसोदिया, उन्होंने नई लिकर नीति बनाई और उसके तहत उन्होंने पूरी तरीके से इसे प्राइवेटाइज कर दिया, गवर्नमेंट का हाथ हटा लिया और दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। वो मैं आगे कहूँगी कि दीपक आपको पूरी तरीके से समझाएं, लेकिन कायदे से जो रेशियो था 60-40 का उसको तोड़ दिया गया और उसकी जगह पूरी की पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन ला दिया गया। और जो L1 L10 लाइसेंस बांटे गए उसमें बहुत बड़ी तरीके से धांधलेगर्दी की गई। और तो और साथ ही साथ जो लोग थे उनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी हुई, किस तरीके से लाइसेंस बांटने के बाद उनसे पहले बड़े
पैमाने पर पैसे हड़पे गए, फिर उनके पैसे माफ़ करने का नाटक भी किया गया। अब आप पूरे केस में उसको भी समझिए कि किस तरीके से इस शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए, जो मनीष सिसोदिया थे वो तो लाइसेंस उनका कहना था कि हम लाइसेंस राज ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली की तरक्की करे। उन्होंने दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने कि 3,500 करोड़ का राजस्व उन्हें प्राप्त होगा अगर वो इस नीति को लागू कर देते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 लाइसेंस हैं, L1 और L10। L1 से कहने का मतलब जो लाइसेंस, लिकर 1 लाइसेंस, इसके तहत अगर आप अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर और डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर पर शराब के ठेके खोल सकते हैं, इसके लिए L1 लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर आता है L10 लाइसेंस या कहें लिकर 10 लाइसेंस। इसके तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको खोलना हो तब आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं। ये हुई आसान सी भाषा में आपको समझाने का जो 2 तरीके के लाइसेंस मिल रहे थे। अब इसमें कहा गया कि देखो भैया, पहले तो 60% सरकारी ठेका था, 40% प्राइवेट ठेका था, लेकिन अगर हम इसे पूरा ही प्राइवेटाइज कर देंगे तो मुनाफा सोचो कितना ज़्यादा हो जाएगा। एक एक ठेके से हम लेंगे 5 करोड़ रुपए। अब यही लाइसेंस फीस 1 साल के लिए पहले होती थी 25 लाख रुपए। अब पूरे दिल्ली को 32 जोन में बांटा जाता है। कहा जाता है कि एक एक जोन में 27 ठेके होंगे। अब 27 और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होते हैं 864 ठेके खोले जाने थे। दावा था कि भैया राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 25 लाख से 5 करोड़ वो हो जाएगा। लेकिन जो ठेके थे, जो उनका कहना था कि भैया हम 25 लाख से आपने ना 1 करोड़ किया, ना 2 करोड़ किया, ना 3 करोड़ किया, आप सीधे 5 करोड़ कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा है, हम इससे कैसे मुनाफा कमाएंगे। अब मनीष सिसोदिया इस पर, या कहें आम आदमी पार्टी इस पर एक और नीति लेके आती है। कहते हैं कि भैया अगर दिल्ली में आपको ठेके खोलने हैं, आप रात भर ठेके खोलिए, रात के 3 बजे तक ठेके खोले जा सकते थे। कहा यह भी गया कि भैया देखो, एक एक वार्ड में आप 2-2 ठेके खोलने के ऑप्शन दे दिए गए। 32 जोन में 27, 32 जोन बांटे गए, एक एक जोन में 27 ठेके, लेकिन हर एक वार्ड में 2 ठेका खोलने का परमिशन दिया गया। याद रखिए, एक एक ठेका से 5 करोड़ का लाइसेंस फीस या सरकार वसूलती थी। अब इसके बाद कहा गया कि देखिए आपको मुनाफा बढ़ाना है, कोई मुनाफा हो नहीं रहा, ठेके वाले परेशान थे, तो कहा गया रात के आप 3 बजे तक दारू बेचिए। किसने रोका आपको? फिर भी मुनाफा नहीं हो पा रहा तो एक काम कीजिए, होम डिलीवरी कर दीजिए, सीधे ठेके से आपके घर के बाहर टिंग टोंग होगा, दारू की बोतल आपके हाथ में होगी। इसके बाद भी अगर आपका मुनाफा नहीं बढ़ता तो एक काम कीजिए, आप रिटेल में भी, या जो किराने की दुकान है वहां पर भी आप दारू जाकर बेच सकते हैं। इस तरीके से नीति बनाई गई कि हर किसी को मुनाफा ही नजर आ रहा था। और शुरुआत में कहा गया कि देखिए भैया, जो हमने आकलन किया था कि 3,500 करोड़ का जो उन्होंने अनुमान लगाया था, उससे मुनाफा बढ़ जाता है 8,900 करोड़ रुपए का मुनाफा दिल्ली सरकार दिखा देती है अपने बही खाता में कि देखिए भैया, हम जो नीति लेके आ रहे थे, हम जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, हमने पैसे कमा के दिखा दिया। जिस नीति को लोग कह रहे थे कि बिल्कुल गलत है, हर इलाके में दारू की जो बदनामी हो रही थी वो नहीं होगी और इससे मुनाफा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुनाफा बढ़ जाता है 8,900 करोड़, ऐसा दावा किया गया था दिल्ली सरकार का। लेकिन मुख्य सचिव फिर जाते हैं एलजी के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, कहते हैं कि जनाब ये जो ठेके जो दिए जा रहे हैं, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल भी आपके बिना परमिशन के लागू कैसे कर दिया जाता है। वो बहुत सारी रिपोर्ट पेश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें पढ़ते हैं, फिर वो सीबीआई इंक्वायरी और कहीं ईडी की इंक्वायरी बैठाते हैं। तब पता लगता है कि जो सरकार दावा कर रही थी कि उन्हें 8,900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, फायदा छोड़िए, नुकसान हो गया है 2,800 करोड़ रुपए का। अब ये नुकसान कैसे हुआ? देखिए, जो उन्होंने, जो मुख्य सचिव थे, जो कैबिनेट जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो एक L1 का बिडर था उसके 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। कहां तो बात की जा रही थी कि भैया आप 5 करोड़ रुपए लेंगे 1 साल के, एक लाइसेंसधारी था, उसके कई दुकानें होंगे, उसके 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। अभी किस नियम के तहत किया गया, सरकार के पास जवाब नहीं था। इसके बाद जो केजरीवाल की सरकार थी उसने कहा कि कोरोना काल में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, तो क्यों ना जो ठेके हैं उनके नुकसान की भरपाई की जाए। तो क्योंकि 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे तो इनके 144 करोड़ माफ कर दिए जाए। अब इसके नियम कायदे कुछ नहीं था, सब ताक पे रख दिए गए और इसके बाद उन्हें कहा कि ठीक है 144 करोड़ माफ कर दिए जाते हैं। इसके बाद भी जो कई लाइसेंस फीस थे वो माफ ऐसे करते हुए चले गए थे। फिर बात करते हैं जो मैं आपके दावे बता रहा हूँ, सारे के सारे पब्लिक रिकॉर्ड पर हैं।
जो 32 जोन थे उसमें जो 2 जोन थे वो उसमें एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया ठेका जो ब्लैक लिस्टेड थी सरकारी कंपनी में। उस ठेकेदार को कहा गया कि आप जाइए ठेका खोलिए, शराब बेचिए और शराब ऐसी बेचिए कि आप भरपूर कमाई करें और सरकार को भी कमा कर दें। लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। कहा यह भी गया कि आपको अगर मुनाफा बढ़ाना है तो आप कार्टन पर जो आपका जो कमीशन है, देखिए जब शराब आप लेते हैं दुकानदार से तो दुकानदार का जो कमीशन होता है एक दारू की बोतल पे उसका जो कमीशन होता है वो 2.5% होता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि देखिए 2.5% से कमीशन बढ़ाकर हम कर रहे हैं इसके 12.5%, मतलब सीधे सीधे 10% का कमीशन बढ़ा दिया जाता है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि शराब आप महंगी करोगे तो कोई लेगा नहीं। शराब महंगी नहीं हुई, सरकार ने अपना राजस्व कम कर दिया, ठेकेदार के 2.5% से कमीशन बढ़ाकर 12.5 कर दी जाती है। इसका कोई जवाब नहीं। कैसे मुनाफा हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं था। फिर यह कहा गया कि आप रिटेल दरों में भी बेच सकते हो, किराने की दुकान पर भी शराब मिलने लगा। अब जब पूरी इंक्वायरी बैठाई जाती है तब जाकर शराब नीति कैंसिल होती है। लेकिन मामला तूल पकड़ चुका था। तब एक कारोबारी सामने आता है, कहता है कि भैया ये जो सरकार है हमने इन्हें 100 करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि वो भी ठेकेदार था, उसको मुनाफा हो नहीं रहा था। वो 100 करोड़ रुपए दे रहा है ताकि वो गोवा चुनाव में चुनाव लड़ सके, फाइनेंस कर सके। अब बात यहीं अगर खत्म हो जाती तो बात अलग थी। सुकेश चंद्रशेखर, जो अगर आपको याद हो महाठग है, उसने कई ऐसे दावे किए। उसने कहा है कि केजरीवाल पर ये कई गंभीर आरोप है और उसने हाल ही में आज से ठीक 48 घंटे पहले उसने एक तिहाड़ से लेटर जारी किया जिसमें उसने कहा कि भैया जो केजरीवाल है आइए तिहाड़ में अपने रिश्तेदारों से मिलिए, अपने भाई बहनों से मिलिए, और जो उन्होंने जो नाटक रचा है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनकी पूरी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ गई है। कहाँ तो ये लड़ने आए थे भ्रष्टाचारियों से, अब खुद भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कि केजरीवाल के पास आखिर प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी उनकी कमाई है, कितना उन्होंने अपने पास एसेट दिखा रखा है। अगर एसेट दिखाने की बात करें तो 3.44 करोड़ रुपए उनकी कुल नेटवर्थ है, ऐसा उन्होंने अपने दस्तावेजों में बता रखा है। साथ ही साथ कैश की बात करें तो केजरीवाल के पास सिर्फ 12,000 रुपये हैं, पत्नी के पास सिर्फ 9,000 रुपये हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी बाथें मैं आपको वो बता रही हूँ जो उनके दस्तावेज में मौजूद हैं। उनके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, कैश कितना मौजूद है, सही मायने में कितना है, इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उनके परिवार के पास टोटल 6 बैंक अकाउंट हैं जिसमें लगभग 33 लाख रुपए होंगे। साथ ही साथ साल 2020 की अगर चुनावी हलफनामे की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उनकी पत्नी के पास 32 लाख रुपए का 320 ग्राम सोना है। साथ ही साथ 40,000 रुपए की किलो की आप अंदाज़ा लगाइए उतनी चांदी होगी। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर ये चीज़ें कही थी उस हलफनामे में कि हमारे पास इतनी इतनी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ कैश का जिक्र भी किया था जो कि आपको मैंने बताया 12,000 और 9,000। साथ ही साथ ये कहा गया था कि इनकी पत्नी के नाम पर जो म्यूचुअल फंड हैं वो करीब 15 लाख के हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने ये भी दावा किया था कि उनके पास कोई भी वाहन नहीं है, यानी उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो एक आम आदमी है और इसीलिए उनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है। साथ ही साथ उनकी पत्नी के पास बताया गया था कि 6 लाख की मारुति बलेनो कार है। इस बात का भी जो जिक्र है हलफनामे में किया गया था। लेकिन इसके साथ ही अगर आगे बढ़ें तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरविंद केजरीवाल की पत्नी के नाम एक आलीशान घर है। ये सब याद रखिएगा, ये सब सारी प्रॉपर्टी जिसका जिक्र हो रहा है या हलफनामे में जिसकी बात की गई वो सब उनकी पत्नी के नाम है, ना कि अरविंद केजरीवाल के नाम। गुरुग्राम में जो उनका आलीशान घर है वो भी उनकी पत्नी के नाम है, साथ और जो कि उन्होंने साल 2010 में ख़रीदा था। और अब अगर साल 2020 की बात करें जिसका जिक्र हलफनामे में है तो उस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। और साथ ही साथ अगर एक mynetainfo.com है, अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी केजरीवाल के नाम गाज़ियाबाद और हरियाणा में कई सारे एग्रीकल्चर लैंड हैं जो दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी पता लगा है कि उसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। जो mynetainfo.com करके एक वेबसाइट है उसमें अगर इस पूरी चीज़ की जो रिसर्च दी गई है उसमें बाकायदा बताया गया है कि गाज़ियाबाद के पास उनका एक एग्रीकल्चर लैंड है और वो 2 करोड़ के आसपास का है। तो फिलहाल केजरीवाल के पास जो प्रॉपर्टी है जो उनके दस्तावेज दिखा रहे हैं वो इतनी है, लेकिन अब वो अरेस्ट हो चुके हैं। सामने आ रहा है कि 100 करोड़ का जो पूरी तरीके से शराब घोटाला हुआ है उसमें उनका नाम आया है।
पहले सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, धीरे धीरे परतें खुलती जाती हैं, कई बार उन्हें ईडी समन भी भेजती है, उन्हें लगातार बुलाती भी है शराब घोटाले को लेकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है, उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वो कई बार नकार देते हैं, लगभग 10 बार उन्हें बुलाया जाता है पर वो पूरी तरीके से नकार देते हैं और आखिरकार ईडी ही उनके घर तक पहुंच जाती है और 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, कई सारे सवाल करने के बाद, उनके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें मिलने के बाद फ़ोन को ज़ब्त भी करती है और उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।